गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पॉलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे 12th क्लास का, राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां। जैसा कि अपने को पता है कि भारत एक जनसंख्या के हिसाब से भी बहुत बड़ा देश है और क्षेत्रफल की बात करें, भौगोलिक क्षेत्रफल के अंदर भी हम लोग बात करते हैं तो इसका बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्रफल है। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है 1947 के अंदर, तो राष्ट्र भारत को एक राष्ट्र के रूप में, नवनिर्मित राष्ट्र के रूप में उनको बनाना था। उसके लिए भारत के जो अंदर कांग्रेस पार्टी थी और जितने भी आपके स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने ये कोशिश की थी कि हम लोग एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण किस तरीके से कर सकते हैं। तो उन्होंने, उनके सामने कुछ ऐसी चुनौतियां थी। उसके अंदर पहली चुनौती थी आपकी विशाल जनसंख्या और विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल। हम लोग बात करते हैं 1947 के अंदर, 1947 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, तब भारत की जनसंख्या होती है 33 से 34 करोड़ के आसपास जनसंख्या होती है। उस पूरी जनसंख्या के अंदर सांस्कृतिक विविधता होती है, भाषाई विविधता होती है, धार्मिक विविधताएं होती है, परंतु उन सभी को एकता के सूत्र में बांधना ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल की। लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास हम लोग बात करते हैं, तो वो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। दूसरा, भारत लगभग 200 साल के आसपास लंबे समय तक औपनिवेशिक जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अधीन रहा था। तो जब अचानक से ब्रिटिश सरकार उनको छोड़ के जाती है, तो भारतीयों के सामने एक समस्या आती है कि किस तरीके से भारत को एक नए और आदर्श राष्ट्र के रूप में विकसित किया जाए। उसके बाद में जब 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना एक बहुत विशेष सत्र के अंदर, संविधान सभा के अंदर वो भाषण देते हैं। उस भाषण का शीर्षक होता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 वर्षों तक हम लोगों ने ब्रिटिश सरकार की गुलामी सहन की थी और उसके बाद में अब हम लोग स्वतंत्र रूपी जो एक विचारधारा है उससे हम लोग क्या करेंगे, हमारी मुलाकात करेंगे। तो इसी शीर्षक के साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण दिया था, उसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इसका मतलब होता है भाग्य से मुलाकात। और यहाँ पर भाग्य मतलब क्या हो गया कि 200 वर्षों का जो शासन काल था उससे हम लोगों को स्वतंत्रता मिल रही है, आजादी मिल रही है। उसके बाद इसी समय दो बातों को माना गया था। एक था आपका लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाएगा ताकि सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता, उदारवादी विचारधारा की हम लोग भावना का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गरीब और कमजोर वर्गों को सरकार संरक्षण प्रदान करेगी। जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए भी सरकार विशेष व्यवस्था करेगी। ये भी एक बड़ी चुनौती थी। उसके अंदर मुख्य रूप से आपके दो वर्ग हैं, एक है आपका एसटी जिसको हम लोग बोलते हैं अनुसूचित जाति, और दूसरा जो है आपका वो अनुसूचित जनजाति। क्लियर? इन दोनों के लिए सरकार विशेष प्रावधान करेगी। क्यों? क्योंकि लंबे समय से ये समुदाय भी आपके बहुत ज्यादा शोषित थे, इनको भी संरक्षण प्रदान करना था। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग आगे। भारत के सामने 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी विविधता में एकता। इसका मतलब हम लोग बात करते हैं संस्कृति की बात करें, धर्म की बात करें, भाषा की बात करें, लैंगिक की बात करें, तो इन सभी आधारों पर देखा जाए तो भारत के अंदर बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है और उन विविधताओं को आधार बनाकर, उनको मध्य नजर रखते हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधना है। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पहला जैसे धर्म हो गया, जाति हो गया, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में दूसरी जो चुनौती थी वो थी आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना। इसके अंदर नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर आपकी प्रकाशित होती है। मोतीलाल नेहरू ने सर्वप्रथम 1928 के अंदर भारत के लिए एक औपचारिक संविधान बनाया था। सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था आपका? मोतीलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद में दूसरा जो कंसेप्ट था वो है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार उनको प्रदान करवाना, ताकि सभी को हम लोग स्वतंत्रता, समानता, उदारवादी और समता जैसे मौलिक अधिकार प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद में हो गया आपका स्वतंत्रता। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका संपूर्ण समाज का विकास करना है। दूसरा धर्म निरपेक्षता पर बल देना है। भारत आपको पता है एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। किसी एक धर्म को भारत का राष्ट्र धर्म घोषित नहीं किया गया है। वैसे ही हम लोग भाषा की बात करें तो भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्लियर? भारतीय संविधान के अंदर 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है और सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। उसके बाद तीसरा जो बिंदु है अपना, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों का कल्याण करना है। सामाजिक रूप से पिछड़े हुए समुदाय कौन से होंगे? एससी और एसटी, जो अपन ने पहले बात कर लिए। आर्थिक रूप से हम लोग बात करते हैं तो जो गरीब वर्ग है, गरीब किसान वर्ग जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर निवास करता है और शहरी क्षेत्रों के अंदर जो आपके
दिहाड़ी मजदूर बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समुदाय है, इनको भी सरकार संरक्षण प्रदान करेगी। इस तरीके से हम लोग बात करें तो भारत के सामने ये मुख्य रूप से 3 चुनौतियां थी और उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक भारत को एक आदर्श राष्ट्र के रूप में विकसित किया गया है। तो ये अपना टॉपिक है। इससे आगे वाले जो टॉपिक हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे से जुड़े रहें और हमारा ग्रेट सत्यम एकेडमी यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।